नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली सुबह 7 बजे टाइम याद रखो। डेली सुबह 7 बजे यहाँ पर आप सभी के लिए एक मैं सीरीज लेकर के इस समय आ रहा हूँ। और ये वीडियो सिर्फ इसलिए मैं आपको देता हूँ कि आपका एक बार रिवीजन जो है आपका अच्छे से हो सके। तो स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। फॉर फ्री PDF आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। और मेरी क्लासेस डेली अनअकैडमी पे भी चलती है, तो आप लोग अनअकैडमी पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। सिंपली वहाँ पर आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, मुझे जाकर के फॉलो कर लेना है, ठीक है। मेरी प्रोफाइल का लिंक वैसे नीचे दिया गया है। अदरवाइज आप लोग अगर आईडी बना लिए हो यूपीपीएससी कैटेगरी में तो आप ये स्पेलिंग याद रख लो, इस स्पेलिंग से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। इस समय तो 14-15 हज़ार के आसपास फॉलोअर्स भी हो चुके हैं, तो आप लोग मुझे वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हो। मेरी किसी भी क्लास को लेने के लिए ये हमारा इनवाइट कोड है, इस कोड का आप लोग यूज कर सकते हैं और इस कोड की वजह से आप लोग मेरी क्लासेस जो है ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, आई होप आप सभी लोग, चलिए सुबह का टाइम है, थोड़ा कम लोग जुड़ते हैं, बट स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का जो पहला प्रश्न है आपके सामने ये रहा। सभी लोग देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन सबको विजुअल है ना। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? चलिए इसका जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति पर कौन सा पुरस्कार मिला था भाई? आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। काफी लोग के जवाब देखें यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं। कुछ लोग के जवाब देखें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ रहे हैं, संस्कृत के 4 अध्याय, ठीक है। जितने भी लोग, जितने भी दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं, संस्कृत के 4 अध्याय, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इस कृति पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए दोस्तों, आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। वागीश के लिए सही संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे और सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेगा। देखिए वागीश का जो संधि विच्छेद आपका होता है, क्या होता है? वाक प्लस ईस, बड़ी वाला याद रखिए क्योंकि यहाँ पर बड़ी है, तो वाक प्लस ईस होता है। और यहाँ पर संधि की अगर हम बात करते हैं तो व्यंजन संधि, थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं बड़ा ब्रश को, जिससे आप लोग को अच्छे से क्लियर दिखाई पड़े। तो व्यंजन संधि होता है, तो ये चीज जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। जो कुछ ना जानता हो उसके लिए एक शब्द बताइए, क्या हो जाएगा? जो कुछ भी ना जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? चलिए बच्चों, यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जवाब जो देने का प्रयास करिएगा। तो भैया जो कुछ नहीं जानता उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अज्ञ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत करिएगा। अज्ञ बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? देखिए वाच्य के बारे में बोला गया है और आपको बताना है वाच्यों के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए 3 प्रकार के। इंग्लिश में तो 2 ही होते हैं, एक्टिव और पैसिव, लेकिन हिंदी में आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी जान लो। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य, ये 3 प्रकार होते हैं, तो इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। जो आपका सम दिया गया है, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? समाज, सम्मति, समान या सामाजिक, किसमें सम उपसर्ग लगा है? आपको बस सिंपली ये बताते हुए चलना है। देखते हैं भैया जी यहाँ पर कितने लोग सही जवाब देते हैं। अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है और जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन कहाँ गया भाई? क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला, सम्मति। सम्मति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाले, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि धाक जमाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? धाक जमाना, इस मुहावरे का जो अर्थ है आपका क्या हो सकता है? अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है और धीरे धीरे यहाँ पर देखिए जवाब आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा भाई धाक जमाना। मैं तो धाक जमा रहे हैं, वो रोब जमाना, बिल्कुल सही बात है, रोब जमाना। जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन साथियों देखिए क्या पूछा गया। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध आप सभी को छाटते हुए चलना है। विशेषण पदबंध यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा? देखिए पदबंध क्या होता है? मतलब पद का आप कह सकते हैं यहाँ पर पदबंध, यहाँ पर वही विशेषण पदबंध छाटना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, जवाब जो है देते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर लोग स्वस्थ रहते हैं, रोज कसरत करने वाले लोग, या रोज कसरत करने वाले। देखो अगर लोग ना लगाएंगे, लोग लगा देंगे तो ये संज्ञा में चला जाएगा। अगर लोग नहीं लगा तो सिर्फ विशेष, जो रोज कसरत करने वाले, एक विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपसे क्या पूछा गया? लता उगती है, इस वाक्य का बहुवचन बताइए क्या हो जाएगा? लता उगती है, इस वाक्य का बहुवचन बताइए क्या हो सकता है? अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो उसको याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा लता।
एक वचन का बहुवचन बनाते हुए लताएं हो जाएगा। लताएं उगती हैं, तो ये वाला जो लताएं हैं उगती हैं, यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से अव्यय छांटना है। 14 नंबर क्वेश्चन में आप सभी को क्या छांटना है भाई? अव्यय। अव्यय समझते हैं ना, अविकारी शब्द जिनमें कोई परिवर्तन ना किया जा सके, कोई विकार ना उत्पन्न किया जा सके। देखो प्राचीन अव्यय नहीं है आपका, एक प्रकार से ये आपका एक विकारी शब्द है। मोटा को मोटी कर सकते हो, मोटे कर सकते हो, यानी कि उनके किसी भी लिंग में, वचन में, कारक में कहीं भी परिवर्तन ना कर पाओ, वो आपका होता है। और शब्द की बात करते तो ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बट ठीक है, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सूची 1 और सूची 2 के शब्दों को जोड़ते हुए चलना है। तो जब तक जीवन है तब तक, भाई जब तक जीवन है तब तक, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जब तक जीवन है इसको बोलेंगे आजीवन, यानी कि नंबर 1 से ये मिल जाएगा। जो ईश्वर को ना माने, नास्तिक बोलते हैं उसको, ठीक है। पहले का आपका देखिए ई है, तो पहले का ई देखो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो इस हिसाब से भी हम लोग सी पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देख लो, जिसे किसी बात की जानने की इच्छा हो उसको जिज्ञासु बोलते हैं, ठीक है। नंबर 4 वाला हो गया, 4 का देखिए बड़ा हो गया। और जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख भी दिया है, मिला भी दिया है, ऑप्शन नंबर सी पर टिक भी कर दिया है। तो बताइए और क्या चाहिए आपको? और कुछ चाहिए तो बताइए, वो भी आपके लिए किया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से आप सभी को पुरुष लिंग शब्द जो है छांटते हुए चलना है। आशा, नाम से ही क्लियर हो रहा है ये आपका स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी के बारे में, सागर जो शब्द दिया गया, आशा गरिमा, तो वैसे ही आपका एलिमिनेट हो गया, ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। आज्ञा ली जाती है, कहते हैं ना भाई आज्ञा ले लीजिए, तो यहाँ पर ये आज्ञा वैसे भी स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग शब्द आपका यहाँ पर जो आपका क्या होता है, आपका सागर होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। उत्क्षिप्त व्यंजन बताइए कौन सा हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, आप सभी को यहाँ पर उत्क्षिप्त व्यंजन बताते हुए चलना है। पा, फा, ऊ, बड़ा ऊ। उत्क्षिप्त मैंने आपको बता रखा है 2 होते हैं। कौन कौन से 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं? ड़ा और ढा, ठीक है। इनको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। तो ये चीज़ जो बिल्कुल मिस मत करना। ऑप्शन नंबर सी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें, एक मिनट रुक जाओ भाई, इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया बताइए कौन सी है। प्रेरणार्थक क्रिया बताइए कौन सी हो जाएगी। कटवाना, कटना, मारना, खाना। तो भैया प्रेरणार्थक मैंने क्या बोला था कि कोई काम, कोई क्रिया खुद से ना करके किसी और से करवाई जाए। तो कटना मतलब ये खुद पे हो रहा है, मारना खुद से कर रहे हैं, खाना खुद से कर रहे हैं। कटवाना देखिए किसी और से कटवाया जाएगा, तो अगर खुद से करेंगे तो काटना हो जाएगा, किसी और से करवाएंगे तो कटवाना हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब दीजिएगा। राम ने रावण को बाण से मारा। तो आप लोग बताते हुए चलेंगे भाई यहाँ पर इस वाक्य में स्थूलांकित कारक क्रमशः किस प्रकार हैं। ये अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर इसका जवाब जो है सही देते हैं। थोड़ा सा प्रयास करो जवाब देने का, जवाब आपका आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई। यहाँ पर राम ने रावण को, देखो राम ने यानी कि कर्ता कारक पहले आ जाएगा, रावण को कर्म कारक, बाढ़ से कर्ण कारक। तो कर्ता, कर्म और कर्ण, पहले कर्ता है फिर कर्म है फिर कर्ण है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया, देखिए क्रमशः आपको क्लियर हो गया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर जवाब दिया है डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। बाल मुकुंद गुप्ता जी का है या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है या किसी और का है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, इसको याद रखिएगा। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, इत्यादि बताइए, इत्यादि संकेतक चिन्ह है। कहते हैं भाई डॉट 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 लगा दो तो क्या हो या इत्यादि हो जाता है। सबने पढ़ रखा होगा, बचपन से पढ़ रखा होगा। तो इत्यादि का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राह खर्च का सही समासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। राह खर्च, इसका सही समासिक विग्रह बताइए क्या हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा यार कोशिश तो करो भाई। एक पत्थर तो उछालो तबीयत से यारो, रास्ते खुद ब खुद नजर आएंगे भाई। तो जब जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर काफ़ी लोगों के जवाब देखिए सही आ रहे हैं। राह खर्च, राह खर्च का मतलब आपका बेसिकली होता है राह के लिए खर्च, ठीक है, राह के लिए खर्च। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। 54 को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं तो हिंदी में ही पढ़ने वाला था, लेकिन पहले मैंने इंग्लिश में इसलिए पढ़ दिया जिससे आप लोग बता सको 54 को हिंदी में भैया बोला क्या जाता है। देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। तो 54 को 54 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 54। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं 54, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको क्लियर हो गया हो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। नीर भरे नैना रहे तऊ न प्यास बुझाई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? नीर भरे नैना रहे तऊ न प्यास बुझाई, इन पंक्तियों में अलंकार बताते हुए चलना है। क्या हो जाएगा भाई साहब? जवाब देखिए यहाँ पर 24 का आना शुरू हो गया है। तो भैया यहाँ पर नीर भरे नैना रहे तऊ न प्यास बुझाई, थोड़ा सा पढ़ने, एक दो बार पढ़ोगे ना तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है भाई? विशेषोक्ति अलंकार, जहाँ कारणों के रहते हुए भी कार्य की पूर्ति ना हो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। कारण के रहते हुए भी काम नहीं होता है तो विशेषोक्ति होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम का दिया गया है, उसी तत्सम शब्द को छाटते हुए चलना है। सपूत, सरीसृप, सांकल, साँझ। अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो जवाब भी अच्छे से आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सपूत, सरीसृप, सांकल और साँझ। तो यहाँ पर काफ़ी लोग के जवाब देखिए क्या आ रहे हैं भाई साहब, सरीसृप आ रहा है। तो बिल्कुल सही बात, सरीसृप जो शब्द है आपका यहाँ पर तत्सम शब्द हो जाएगा। क्लियर है? तत्सम शब्द जितने लोगों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन फिर से आपका देखिए मिलान करने वाला है। कोई बात नहीं भाई, मिलान करने वाला है तो मिलान करते हैं ना हम लोग। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करते आपको दिखना चाहिए। फूलों का क्या होता है भाई? फूलों का गुच्छा होता है, तो नंबर 1 से ये मिल जाएगा। लताओं का क्या होता है? बताओ भाई फटाफट। लताओं का कुंज होता है, ठीक है, लताओं का कुंज होता है। वस्त्रों का गट्ठर होता है, ठीक है, और ऊँटों का काफिला होता है। तो देखा जाए तो पहले का हमने मिलाया है बड़ी ई से, तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। पहले का बड़ी ई से देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही तो मिला है। बताओ भाई सही है कि नहीं सही है? सही रहना चाहिए बस आप सभी को ये प्रश्न। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। घबराहट में प्रत्यय क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बड़ा कर दे क्या? चलो, घबराहट में क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को ब्लर ब्लर सा दिख रहा होगा, बट कोई नहीं, टेंशन मत लीजिए। घबराहट में आहट प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई आपका? आहट प्रत्यय हो जाएगा। हट मत कर दीजिएगा भाई। आहट एक शब्द होता है और ये प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया गया घबराहट में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है? 28 है। अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग बताते हुए चलिएगा यहाँ पर कौन सा शब्द जापानी का है और कौन कौन से शब्द कहाँ से हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पर देखो रिक्शा शब्द याद रखिएगा। रिक्शा शब्द भैया जी जापान से आया है, तो जापानी रिक्शा होता है, याद रखिएगा। कमीज शब्द ये अरब देश से आए भाई साहब, अरब देश से कमीज लेकर के आओ। और चाय और लीची कहाँ से खरीदना है आपको? चीनी से खरीदना है, चीन से खरीदना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। रिक्शा जापानी, मेरा रिक्शा है जापानी। कमीज भैया हम अरब के पहनते हैं और लीची और चाय तो भैया चीन का ही पीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? अंग अंग ढीला होना, कहते नहीं भाई अंग अंग ढीला हो गया आपका, तो क्या हो जाएगा? 29 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो साथियों याद रखिएगा, अंग अंग ढीला होना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत थक जाना। कभी कभी मेरे साथ भी होता है, बहुत जब थक जाते हैं, जैसे कल हुआ था। आप लोग कहते सर जी कहाँ चले गए, क्लास आपकी कहाँ चली गई शाम को 5 बजे वाली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानते हुए चलना है। तद्भव शब्द क्या हो सकता है? पाषाण, कंकड़, प्यासा, पक्ष। तो यहाँ पर तद्भव शब्द की अगर हम बात करते हैं तो पाषाण। काफी लोग के जवाब देखिए ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं, बट यहाँ पर भाई तद्भव बताना है। पाषाण पत्थर का तत्सम होता है। प्यासा शब्द पिपासा का तद्भव होता है, ठीक है। तत्सम तद्भव लोग कंफ्यूज आते हैं कभी कभी, तत्सम के स्थान पे तद्भव, तद्भव के स्थान पे तत्सम को कर देते हैं। तो यहाँ पर प्यासा शब्द जो आपका हो जाएगा तद्भव शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, अशुद्ध वाक्य पहचानिए। 31 नंबर क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य पहचानते हुए चलना है यहाँ पर। सीता घर चली, राम पहाड़ पर चढ़ा, राम ने ग्रंथ पढ़ा, हमने सामने बैठे। तो पढ़ने में थोड़ा अजीब सा कौन सा लग रहा है, वियर्ड सा कौन सा लग रहा है पढ़ने में? आप लोग बताओ भाई, पढ़ने में कौन सा वियर्ड सा लग रहा है? हमने सामने बैठे,
तो भाई हम सामने बैठे अगर लिखा गया होता तो भी थोड़ा सही होता। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने जवाब दिया है डी वाला, यहाँ पर हम सामने बैठे, ये आपका करेक्ट होगा। हमने सामने बैठे ये आपका करेक्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे कैसा वाक्य कहते हैं। साधारण और मिश्र वाक्य का मेल जो है किससे हो, एक संयोजक अव्यय से हो। जैसे संयोजक अव्यय में क्या क्या आते हैं, और आ गया, तथा आ गया, अथवा आ गया, वह आ गया, किंतु आ गया, इसलिए आ गया, तो आपका क्या बन जाता है, संयुक्त वाक्य बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, आपका संयुक्त वाक्य बन जाता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है संयुक्त वाक्य, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भैया जब विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की क्या की जाए, तुलना की जाए, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना जब की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली होता है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटक की प्रधानता होती है। सबसे आसान प्रश्न, दोनों घटक की प्रधानता भैया जो किस में होती है, तो बिल्कुल सही बात है सर, द्वंद्व समास। देखो चारों ऑप्शन क्लियर कर देते हैं। द्वंद्व समास में दोनों घटक की प्रधानता होती है। बहुब्री समास में सिर्फ किसकी प्रधानता होती है, किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती बहुब्री में। बहुब्री में जो है दोनों पद की प्रधानता नहीं होती, किसी नए पद की ओर संकेत किया जाता है। अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होता है, पहले पद की प्रधानता होती है। और तत्पुरुष समास में पहला पद क्या होता है, गौड़ होता है, दूसरा पद जो है प्रधान होता है, विभक्ति का विलोप होता है। तो इतना जो है याद रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, आपसे क्या पूछना, आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। जो सोरठा जी हैं हमारे, एक दोहा होते हैं, एक सोरठा होते हैं, ये सारे के सारे आपके क्या है, चौपाई, मतलब जो आपके छंद ही तो हैं। तो सोरठा छंद के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा में याद रखिएगा 11 और 11, पहले में 11, तीसरे में 11, दूसरे में 13, चौथे में 13, ये आपका सोरठा में होता है। तो प्रथम चरण में 11 हो जाएगा। और इसी का जस्ट जो कह सकते हैं जो अपोजिट होता है वो होते हैं आपके दोहा। तो दोहा में 13-11 13-11 चलता है। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलो